पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। हम बड़ी जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले 19 तारीख को आपका एग्जाम है, तो हम इसको तुरंत करेंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। तो एक बार आप इस पर ध्यान दीजिए। पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इससे पहले आप माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन समझिए। दो इकोनॉमी होती थी, आपने 11th में पढ़ी, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, व्हेन वी आर स्टडीइंग एन इकोनॉमिक इंडिविजुअल प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी। व्हेन वी आर स्टडीइंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमी एज ए होल, वो होती है मैक्रो इकोनॉमी। बेसिकली हमारा जो 12th का कोर्स है उसमें मैक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी नहीं है। लेकिन जब तक आपको माइक्रो नहीं समझ में आएगा तो आपको मैक्रो भी नहीं समझ में आएगा। क्या होता है माइक्रो में, डेफिनेशन मैंने बोल दिया। होता क्या है, जब हम किसी एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है। इसमें हम पर्सनल नहीं करते, इसमें हम देखते हैं कि किसी प्रोडक्शन यूनिट ने पूरे साल में कितना प्रोडक्शन करा, कितना सेल्स करा, कितना रेवेन्यू जनरेट करा, तो माइक्रो इकोनॉमी होती है। और जब हम पूरे देश की आर्थिक समस्या को अध्ययन करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है। मैक्रो इकोनॉमी में जैसे माइक्रो इकोनॉमी में हम डिमांड पढ़ते थे, मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो में क्या पढ़ते थे, एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो में क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। तो बेसिकली ये फर्क होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। The unlimited recurring wants of human being have made the production process a continuous process। क्या है, जो अनलिमिटेड रिकरिंग वांट्स है ना ह्यूमन बीइंग की, हमारी वांट्स कभी कंप्लीट नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है। तो उसने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बनाया। अर्थात इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारी वांट्स कभी फुलफिल नहीं होती तो हमारे को नई नई आइटम की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोडक्शन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी भी नहीं रुकेगा। क्योंकि हमारी वांट नहीं रुकेगी तो प्रोडक्शन का प्रोसेस भी कभी नहीं रुकेगा। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जब आपको प्रोडक्शन करना होता है तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्शन यूनिट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाना होता है। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये चार चीजें कौन सी होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इन सबको हम कंबाइन करते हैं और गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में इसकी हेल्प करते हैं। अब ये जो पार्ट है ना, आप इससे समझिए एक बार, ठीक है। एक बार यहां पे भी समझिए, फिर दोबारा भी समझिए। देखिए दो सेक्टर होते हैं, बेसिकली हम दो सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है। हाउस होल्ड मतलब वी, हम जैसे लोग, आपके पिताजी, मैं, हम हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, मतलब जो घरेलू क्षेत्र होता है। दूसरा सेक्टर होता है फर्म, जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मेरा नाम दीपक है और एक एंटरप्राइजेस बनी हुई है गुडविल एंटरप्राइजेस। तो दीपक तो क्या है, हाउस होल्ड है, और गुडविल एंटरप्राइजेस क्या है, फर्म है, ठीक है। दोनों की एंटिटी अलग अलग होती है। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फर्म्स में ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाता है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाता है। जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगता है तभी फर्म्स क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। इनके बिना तो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। अब फर्म क्या करती है, जब ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगता है तो फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगी फर्म तो यूटिलाइज नहीं करेगी, तो इसे कौन यूज करेगा, इसे कौन यूज करेगा, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड इसको यूज करता है। लेकिन जब हाउस होल्ड किसी भी गुड्स एंड सर्विस को यूज करता है तो उसके बदले में उसे क्या करना पड़ता है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर ना फर्म्स को क्या करते हैं, पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। ये बात समझ में आई। हाउस होल्ड में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा, फर्म ने फिर पैसे मांग ले, भैया मैं तेरे को माल दे रहा हूं तो पैसे दे। अब हाउस होल्ड भी तो कहेगा, भाई मैंने भी तो तेरे को क्या लगाया, चार चीजें लगाई ना जिससे तूने प्रोडक्शन करा, इतना उछल रहा है और मेरे से पैसे मांग रहा है, तो मैं भी तो तेरे से पैसे मांगूंगा ना। तो मैंने चार चीजें लगाई, क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो भाई मुझे भी इसके बदले में क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो फर्म है ना, फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को चार चीजें देती है। इस जो ये इसने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाया है, इसके बदले में चार चीजें देती है। क्या देती है, लैंड के बदले में देती है रेंट। कौन देती है, फर्म हाउस होल्ड को। लेबर के बदले में क्या देती है, वेजेस। वेजेस समझते हो ना, डेली। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीजें इंक्लूड है, सैलरी, वेजेस, जो भी काम करने के बदले में होते हो। कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। क्या मिलता है कैपिटल पे। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो सर्कुलर फ्लो यही कहता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब आप लगाएंगे तो फर्म उसकी सहायता से गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करेगी। फिर क्या होगा, जैसे फर्म गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है, हाउस होल्ड से पैसे मांगती है, ऐसे हाउस होल्ड जो उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया है उसके बदले में वो उसका रिटर्न मांगेगा। तो ये जो पैसा आता है इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाने से, इसके लिए तो फैक्टर पेमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टर
पेमेंट। और इसके लिए क्या कहलाता है? फैक्टर इनकम। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, तीन डिफरेंट फेज होते हैं। क्या होते हैं? तीन डिफरेंट फेज होते हैं। एक होता है जनरेशन फेज, दूसरा होता है डिस्पोजिशन फेज, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज। अब जनरेशन फेज में क्या होता है? फर्म्स प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विस को। क्या जनरेशन फेज में फर्म्स क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स एंड सर्विस को। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? जो फ्लो ऑफ इनकम होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बेसिकली क्या होता है? इनकम का फ्लो होता है। किसमें किसमें होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। और डिस्पोजिशन फेज में जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करती है, इसको हाउस होल्ड खरीद के एक तरीके से उसे डिस्पोज करता है, अर्थात उसको कंज्यूम करता है। तो तीन फेज होते हैं। कौन कौन से? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो स्टॉक एंड फ्लो है। स्टॉक क्या होता है जरा पहले इसको समझिए। स्टॉक वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो तो वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। इसके एग्जांपल नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई एक्सेट्रा। और फ्लो वेरिएबल कहलाता है, फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, जैसे नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस। अब इसके दो एग्जांपल दे देता हूं जो बुक में भी दे रखे हैं, आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। जैसे आपने पानी की टंकी आपके घर पे, आपकी मम्मी ने कहा 8 बजे मोटर चलाई, 1000 लीटर की पानी की टंकी थी, पूरी भर गई। मम्मी ने देखा कि पूरी भर गई है, आपसे पूछा भाई एक बार जाके चेक कर दो पूरी भर गई है, तो आपने बोला हाँ पूरी भर गई। इसका मतलब वो 1000 लीटर एक इस पे मेजर करा आपने, मेजर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 8 बजे आपने चेक करा, 1000 लीटर की पानी की टंकी भर गई। अब आपकी मम्मी ने टूटी चला दी, पानी क्या होने लग गया? फ्लो होने लग गया। तो वो क्या है? फ्लो है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई की दूरी, दिल्ली से मुंबई, वो स्टैटिक है, वो बार बार परिवर्तित नहीं होगी, तो वो क्या है? स्टॉक। और उस पर जो गाड़ी दौड़ रही है 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, 70 की स्पीड से, वो क्या होगी? फ्लो होगी। ठीक है, अच्छा, जैसे एक फॉर्म है जिसने मारुति कार बनाई, एक फॉर्म है जिसने कार बनाई, अब उसने मेजर करा किस पे? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो क्या है? स्टॉक। अब क्या है? मारुति कार मैन्युफैक्चरिंग इन 2009, मतलब पूरे साल में कितनी कार प्रोड्यूस करी, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लो कहलाएगा। समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? दो एग्जांपल है, टंकी भर गई, पानी निकलता रहा। स्टॉक और फ्लो, मुंबई से दिल्ली की दूरी स्टॉक है, और उस पर जो गाड़ी दौड़ रही है वो फ्लो है। ठीक है, तो दो तरीके से सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। अब देखो बड़ा आसान है रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर ने 4 चीजें लगाई। कौन कौन सी? फैक्टर प्रोडक्शन फर्म सेक्टर में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो क्या कहलाता है? वो रियल फ्लो कहलाता है। मतलब जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है जाती है, तो वो रियल फ्लो कहलाता है। और जब पैसे का आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाता है? मनी फ्लो कहलाता है। तो देखो, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया फर्म में, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रियल फ्लो कहलाएगा। और फर्म्स ने क्या करा? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा, और कौन से सेक्टर को दिया? हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि क्या दे रहे हैं दोनों सेक्टर एक दूसरे को? गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं, तो ये दोनों चीजें क्या कहलाएगी? रियल फ्लो कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरा देखो, मनी फ्लो। मनी फ्लो रेफर टू फैक्टर ऑफ पेमेंट विच फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। मतलब अब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर प्रोडक्शन लगाया, फर्म ने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करा, तो उसने इसके बदले में क्या लिया? पैसा लिया। जो पैसे का लेन देन है, जो गुड्स एंड सर्विस का है वो तो रियल फ्लो में है, जो पैसे का लेन देन है वो फैक्टर पेमेंट है। ठीक है ना? क्या दिया? रेंट पे क्या दिया? लैंड पे रेंट दिया, वेजेस दी, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया। तो ये जो फैक्टर पेमेंट होगी, ये कौन सा फ्लो होता है? मनी फ्लो। और जो हाउस होल्ड ने जब गुड्स खरीदे थे तो भी उसे पेमेंट करी फर्म्स को, तो क्या होता है? मनी फ्लो। मतलब सीधी सी बात है, जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस या फैक्टर प्रोडक्शन प्रदान करेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है? रियल फ्लो होता है। और जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को पैसे देगा, जो भी काम कर रहा है उसके बदले में पैसे देगा, तो वो क्या कहलाता है? मनी फ्लो कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, जब आगे देखते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बात करते हैं।
इट इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड आल्सो ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, कंज्यूमर होते हैं, बेसिकली गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं, और ये फैक्टर प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। आपने देखा ना, हाउस होल्ड सेक्टर ही लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर फर्म में लगा रहा है, तो इसका मतलब इन चारों का ओनर कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्शन सेक्टर, इट इंक्लूड ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म इन द इकोनॉमी। इसमें सारे जो प्रोडक्शन फर्म होती है वो आती हैं, यही क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस को इकोनॉमी के अंदर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। आप देखते हो पुलिस, आर्मी सब यही मेंटेन करती है। डिफेंस एंड अदर सर्विस और पब्लिक वेलफेयर, जो भी पब्लिक रिलेटेड होती है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड चीजें होती है, वो कौन मेंटेन करती है, कौन मेंटेन करती है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। चौथा फॉरेन सेक्टर, आपको पता ही है कौन सा होता है, जब हम विदेश से व्यवहार करते हैं, इट इंक्लूड ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो फॉरेन सेक्टर का पार्ट होगी, ठीक है। चलो अब इसको समझ लेते हैं। सर्कुल ऑफ लॉन्ग in simple economy, two sector economy, there are two sector in the economy, household and firm. It may there is a no government and foreign sector। इसका मतलब क्या है, जो टू सेक्टर इकोनॉमी है ना, तो उसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ना कोई फॉरेन सेक्टर, इसलिए टू सेक्टर इकोनॉमी है। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विस, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर और प्रोडक्शन सप्लाई करे, ठीक है। फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज दिया, फिर उसके बदले में फर्म ने उनसे क्या लिया, पैसा लिया, और हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर प्रोडक्शन के बदले में इनसे फैक्टर इनकम करी, जो होती है क्या, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में हाउस होल्ड। पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो डोमेस्टिक टेरिटरी से एक आम आदमी क्या समझता है, वो समझता है जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, भारत का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, भारत का चाइना के साथ बॉर्डर, ये लेमन लैंग्वेज में यही बोला जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये बेसिकली इकोनॉमिक टेरिटरी है, और इसका मतलब क्या है जरा देखते हैं इकोनॉमिक्स में। Domestic territory is a very important concept in national income accounting. Layman language, domestic territory means political frontier of a country। उसका मतलब क्या है, वो political frontier है, जैसे आपको बताया गया है। लेकिन in addition to political frontier, domestic territory include basically political frontier के अलावा domestic territory अर्थात economic territory में क्या include होगा वो देखते हैं। Ships and aircraft owned and operated by normal resident between two or more country। मतलब शिप्स और एयरक्राफ्ट है, अगर वो दो कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा ऑपरेट होता है, तो हमारी किसका पार्ट माना जाता है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। जैसे समझो कि एयर इंडिया का प्लेन है, वो सिंगापुर और चाइना के बीच में ट्रैवल करता है, तो सिंगापुर और चाइना के बीच में बेसिकली वो क्या करता है, इनकम को जनरेट करता है। जब वो इनकम को जनरेट करता है ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है, अर्थात इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाती है। देखो वो कहाँ का एयर इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का है, इंडिया का, ट्रैवल किसके बीच में कर रहा है, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसके बीच का जो इलाका जहां से वो इनकम को जनरेट कर रहा है ना, वो हमारी क्या कहलाता है, डोमेस्टिक। जैसे सपोज करो पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक कहाँ है, दिल्ली का, इंडिया का, अब वो यूएसए में है और वहां से वो क्या करता है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो इलाका पर्टिकुलर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और सपोज करो सिंगापुर का प्लेन है, इंडिया में ट्रैवल कर रहा है, इंडिया से और सपोज करो चाइना के बीच में जाना है, तो जो वो ट्रैवल कर रहा है ना इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो सिंगापुर का डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है अर्थात इकोनॉमिक टेरिटरी, जहां से वो नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी तरीके की इनकम को जनरेट करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बाय द रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वे आर एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या है, फिशिंग वेसल्स पानी के जहाज होते हैं मछली पकड़ने के, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स आपने देखा होगा, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, कभी टीवी पे न्यूज आती है तो उसमें मुंबई हाई जगह है जहाँ से पे ये नेचुरल गैस रिग्स लगे हुए हैं तेल निकालने के लिए। तो बेसिकली अगर हमारे देश का रेजिडेंट किसी दूसरे देश में या कंट्री में, या तो ये फिशिंग वेसल जाता है उसकी किसके अंदर, एक्सक्लूसिव राइट है उसके पास इंटरनेशनल वाटर का, मतलब दूसरे देश की टेरिटरी है, इंटरनेशनल वाटर कहलाता है वो, वहाँ पे हमारा
फिशिंग वेसल्स या ऑयल एंड नेचुरल गैस, हम गैस निकालते हैं, तेल निकालते हैं, या ये फिशिंग वेसल्स आते हैं, अगर वहां से इनकम को जनरेट कर रहा है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। बेसिकली समझ लो कोई भी रेजिडेंट अगर दूसरे देश से इनकम को जनरेट कर रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो प्लेस हमारी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है। एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब एम्बेसी होती है, एम्बेसी पता ही है आपको क्या होती है, एक देश की दूसरे देश में एम्बेसी बनी होती है, खुली होती है, बना रखी होती है। उसमें क्या होता है, दो देशों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल जो भी रिलेशन होता है, उसका काम एम्बेसी करता है। एम्बेसी में एक हेड होता है जिसे एम्बेसडर कहते हैं। दो देशों के बीच में जो रिलेशन होता है वो एम्बेसडर या एम्बेसी के थ्रू ही कॉन्टेक्ट होता है। फिर क्या होता है, एम्बेसी जो बनी होती है बेसिकली एक देश में एक ही बनी होती है, जैसे दिल्ली में बनी है अमेरिकन एम्बेसी, तो उसके जो कॉन्सुलेट होते हैं ना, वो देश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में होंगे। अब जैसे कोई अमेरिकन आया यहाँ पे, अब उसका वीजा खो गया, पासपोर्ट खो गया, तो वो किससे किससे बात करेगा, कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट उसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि भाई उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री, जैसे आपने पीछे देखा होगा पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रखा था पूरे एशिया पे कंट्रोल करने के लिए। तो एक देश जब दूसरे देश की टेरिटरी में अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर लेता है, वो भी क्या मानी जाती है, उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है। अब देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होते, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड इन ए फॉरेन कंट्री। अगर हमारे देश में एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुले हुए किसी दूसरे देश के, तो दूसरे देश की टेरिटरी मानी जाएगी, हमारी टेरिटरी नहीं मानी जाएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा, लोकेटेड विद द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। अब हमारे देश में यूएनओ का ऑफिस खुला हुआ है, डब्ल्यूएचओ खुला हुआ है, तो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाएगी। वो यूएनओ की या डब्ल्यूएचओ जिस देश की वो है, जिस देश का वो पार्ट है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। फिर दूसरा टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, ध्यान से समझना। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री, मतलब वो आम तौर पर इस देश में रहते हैं। एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पैसा कमाना, खर्च करना, वो इस देश से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। समझ में आ गया आपको कि कोई व्यक्ति है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश में लाइज करने चाहिए। ठीक है। सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूड, क्या क्या चीज होती है सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, द रेजिडेंट लाइव और लोकेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई भी पर्सन अगर हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, मतलब वो इस देश में रह रहा हो, इस देश में खर्च कर रहा हो। ठीक है। एक्यूमुलेशन, पैसा खर्च कर रहा हो, डिफरेंट प्लेस में रह रहा हो यहाँ पे, मतलब वो यहीं पे उसके सारी एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो क्या माना जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। बेसिकली क्या है, वो इस देश में रह रहा हो, उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो यहीं पे कर रहा हो, तभी वो इस देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है। अब कौन कौन इंक्लूड नहीं होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, जो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर आते हैं, 2-4 दिन घूमे बाहर चले गए, वो इस देश के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, जो फॉरेन स्टाफ होता है एम्बेसी में, फॉरेन स्टाफ मतलब कनाडा की एम्बेसी, कनाडा का बंदा है, तो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता, वो कहाँ का माना जाएगा, कनाडा का। ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ में जो काम करते हैं, वो वहीं के, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वहीं के माने जाते हैं, हमारे देश के नहीं माने जाते। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम करता है, तो अगर वो अमेरिका के, तो अमेरिका का ही रेजिडेंट माना जाएगा, हमारे देश का बेसिकली वो काम यहाँ पे कर रहा है, लेकिन कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा, अमेरिका का। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, जो फॉरेन वेसल्स में क्रू मेंबर होते हैं। कमर्शियल ट्रैवलर, जो बाहर से आते हैं, कमर्शियल वीडियो वगैरह बनाते हैं, 5-6 दिन में, 10 दिन में चले जाते हैं। सीजनल वर्कर और बॉर्डर वर्कर, ये उसी देश के पार्ट माने जाते हैं जिस देश के लोग होते हैं, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं माने जाते। ठीक है। एक सेकंड स्लाइड। ठीक है। अब देखो सिटीजनशिप, ये अगला है। इट इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट। ये क्या है, एक तरीके का लीगल कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन ऑन द सम लीगल प्रोविजन। मतलब आप किसी देश में पैदा होंगे तो उस देश के क्या माने जाओगे, सिटीजन माने जाओगे। सीधी सी बात तो ये है कि आप जिस देश में पैदा हो उस देश के क्या माने जाओगे, सिटीजन माने जाओगे।
व्हेन ए पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ही कवर ऑटोमेटिक सिटीजन, जब आप किसी देश में पैदा होंगे तो आपको उस देश की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और दूसरा क्या हो सकता है, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, कोई पर्सन हुआ बोर्न हुआ आउटसाइड इंडिया, अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप एंड इंडियन सिटीजनशिप अलाउ हिम टू बिकम द इंडियन सिटीजन। कई लोग होते हैं से कनाडा के हैं, पाकिस्तान के हैं, अदनान सामी का आपने नाम सुना हो, तो बेसिकली पाकिस्तान से है। अब क्या वो इंडिया में काफ़ी टाइम से अपना गाने वाने का जो भी है उसका सिस्टम कर रहा है, उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, तो बेसिकली वो क्या हो गया इंडियन सिटीजन। उसने वो है तो बाहर का, लेकिन उसने अप्लाई यहाँ के लिए करा और हमारे कानून ने, लॉ ने उसको ये अप्लाई करा और उसको ये सिटीजनशिप दे दी। तो आप पैदा होंगे तो उस देश के होंगे, या आप अप्लाई कर सकते हो, हमारा लॉ आपको अलाउड करेगा अगर सब चीज़ें ठीक होंगी तो। रेजिडेंशिप इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए पर्सन। जब कोई बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है सिटीजन तो वो रेजिडेंशिप कहलाता है। एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है किसी कंट्री का, इफ द ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर। अगर कोई पर्सन जैसे अमेरिकन पर्सन है, इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे लाइज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है ना, वो इस देश का क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। कोई बंदा किसी देश का सिटीजन हो सकता है, वो हमारे देश का रेजिडेंट भी हो सकता है, बशर्ते वो ये 2 कंडीशन परफॉर्म कर रहा हो। जैसे अमेरिकन है, वो अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिकन सिटीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके लाइज हो रहे हो और वो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्पेंडिंग वगैरह सब यहाँ कर रहा हो, तो उस देश का क्या बन सकता है, रेजिडेंट बन सकता है। सिटीजन कहाँ का है, अमेरिका का। रेजिडेंट कहाँ का है, इंडिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बंद कर दे भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी नेशनल इनकम में काम आएगी। देखिए पहला क्या है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम है। फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में आपको क्या मिलती है, इनकम मिलती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और कैपिटल, वो क्या होती है, फैक्टर इनकम। मतलब जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते हो तो उसके बिहाफ पे आपको फैक्टर इनकम मिलती है, तो वो क्या कहलाती है, फैक्टर इनकम कहलाती है। इसके एग्जांपल है जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, आप सबको पता ही है। दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब जब आप कोई काम नहीं करते और आपको उसके काम न करने के बदले में भी कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब आप कोई फैक्टर नहीं लगा रहे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फिर भी आपको कुछ ट्रांसफर होता है पैसे के रूप में, तो वो क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है। जैसे ओल्ड एज पेंशन, अब ओल्ड एज पेंशन है, बुजुर्गों को मिलती है, तो वो तो काम करते ही नहीं ना, तो सरकार उनको क्या देती है, पैसा देती है, तो ये ओल्ड एज पेंशन है। जैसे स्कॉलरशिप है, किसी के बहुत अच्छे नंबर आए, यूनिवर्सिटी कहती है या गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप पढ़ो, पैसा हम लगाएंगे, तो स्कॉलरशिप है। जैसे आपको घरों में क्या मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, कुछ करते हो उसके बदले में तो मिलती है ना। तो ये सारी इनकम जब जिसके मतलब जो आपने काम करा नहीं फिर भी आपको पैसा मिल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन सी इनकम होती है, ट्रांसफर। जैसे विडो पेंशन मिलती है, तो इस तरीके की पेंशन जो होती है, स्कॉलरशिप वगैरह होती है, हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसफर इनकम कहलाती है। ठीक है, समझ में आया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। दूसरा है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आप गुड्स को कंजप्शन के लिए यूज करोगे या इन्वेस्टमेंट के लिए करोगे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स के बारे में एक और बात लिखी हुई है, द गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। द गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज फाइनल गुड्स, क्योंकि उसमें कुछ ऐड होना बाकी नहीं रह सकता। तो आप ये भी लिख सकते हो या ये लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मीन फॉर फाइनल कंजप्शन। जो गुड्स खरीदते हो आप फाइनल कंजप्शन के लिए, जैसे मिल्क परचेज कर हाउस होल्ड ने, बिस्किट खरीदा, गेहूं खरीदा, आटा खरीदा, जो भी आप अपने घर में सामान खरीद के लाते हो। क्योंकि आप जो घर में सामान खरीद के लाते हो ना, वो किसके लिए लाते हो, आगे बेचने के लिए तो लाते नहीं, वो किसके लाते हो, कंजप्शन के लिए लाते हो। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है, गुड्स परचेज बाय फर्म, इस लाइन को ध्यान से समझना, गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फर्म गुड्स को खरीद रही है इसके लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी क्या होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। जैसे एक कंपनी है या फर्म है, उसने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी को खरीदना क्या कहलाता है। देखो जब आपने अकाउंट्स पढ़ा
तो उसमें क्या था, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। लेकिन यहाँ पे क्या कहलाता है इकोनॉमिक्स में, कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है कि आपने फिक्स एसेट्स खरीदी, मतलब कैपिटल पे पैसा लगाया है, तो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। तो कंपनी ने खरीदा, फर्म ने खरीदा, आगे बेचने के लिए तो नहीं खरीदा ना, फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा, तो ये कौन से गुड्स कहलाते हैं, फाइनल। वैसे आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं तो आप फाइनल गुड्स में आओ। एक होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो हम अपने घर के लिए खरीदते हैं, परिवार के लिए खरीदते हैं, सामान अपने घर में जो भी चाहिए होता है। और कंपनी या फर्म जो खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, वो कहलाती है कैपिटल फॉर्मेशन या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, चलो जी। दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल, जिसको आप या तो रीसेल के लिए बेचते हो, और फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर, मतलब आपके ऐसे गुड्स जिससे आप रीसेल करोगे, जिसको आप रीसेल करोगे या फर्दर प्रोडक्शन में यूटिलाइज करोगे, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। दूध वाला दूध बेचता है, उसके लिए दूध क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस तरीके के जो भी गुड्स होते हैं, या तो जो फर्दर सेल करनी हो, या प्रोडक्शन प्रोसेस में जो एज ए इनपुट इस्तेमाल होता है, वो क्या कहलाता है, आपका इंटरमीडिएट कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। गुड्स परचेज बाय रीसेल, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, वो आगे बेचेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं। गुड्स परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट शॉप। जैसे आप कोई भी ले लो, जैसे कंप्यूटर बना रहा है, असेंबल कर रहा है, तो उसका जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए कंप्यूटर है। आपके लिए क्या है, आप एज ए कस्टमर हो, आपके लिए इंटरमीडिएट, देखो उसने चाहे रॉ मटेरियल खरीदा, चाहे वो कंप्यूटर बेच रहा है, उसके लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जब हम खरीद के लाएंगे ना, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे एसी की दुकान है, कोई इलेक्ट्रिकल शॉप है, वहां पे एसी बेच रहा है। ठीक है, अब वो एसी क्या है, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर वो अपनी दुकान में क्या लगाता है, एसी लगाता है चिल करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो कोई भी गुड्स फाइनल है, कोई भी गुड्स कंज्यूमर गुड्स है, कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट है, ये डिपेंड करता है उसका एंड यूज क्या होगा, कौन उसका यूज कर रहा है। अगर हम घर पे ले आएंगे तो हमारे लिए प्रोड्यूसर गुड्स या फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। अगर कोई रीसेल के लिए बेच रहा है या उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ गया आपको। देखो अब ये नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स। ध्यान रखना कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स ही क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करा जाता। क्या नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स से इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। क्यों नहीं होते इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या फाइनल गुड्स को बनाते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होते हैं। अब आप फाइनल गुड्स की वैल्यू अलग कैलकुलेट करो, इंटरमीडिएट की अलग कैलकुलेट, तो क्या होगा, फाइनल गुड्स की वैल्यू या वैल्यू नेशनल इनकम की जो वैल्यू आएगी या वैल्यू एडिड में जो आप कैलकुलेट करोगे, तो वो उसका जो रेट है वो दुगना हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करो, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करो। इसी वजह से हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आती है, डबल काउंटिंग की। ठीक है, इन द फाइनल गुड्स इफ देयर वैल्यू इज एडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। एग्जांपल, out of wheat flour is included in national income as value of flour already included in the value of wheat। डबल काउंटिंग का एग्जांपल है, जैसे किसान ने खेती करी, उसने गेहूं बेच दिया आगे, तो चक्की वाले फ्लोर मिल्स होती है, उसने खरीदा। अब वीट खरीद के उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। उसने बेकरी वाले को बेचा, बेकरी वाले ने उसे केक में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जैसे किसान से फ्लोर वाले ने खरीदा, तो गेहूं तो क्या था उसके लिए, गेहूं क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था। लेकिन उसने जो फ्लोर बेचा वो क्या था, फाइनल। फिर बेकरी वाले ने खरीद लिया, तो वो सिर्फ है ना इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, उसमें सिर्फ कौन सी कैलकुलेट होगी, फाइनल। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपके लिए फाइनल गुड्स की वैल्यू, नेशनल इनकम की वैल्यू ठीक तरीके से नहीं निकलेगी। दूसरा है कंजप्शन गुड्स, जैसे नाम से पता चल रहा है, जिनको हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सैटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन एक्सेट्रा, जो हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारे कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर चार कैटेगरी है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, रेफर टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब
जिसको हम लगातार कई सालों तक यूज करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। अब कई साल तक इस्तेमाल करा तो नेचुरल सी बात है वो ड्यूरेबल ही होगी, ठीक है। तो जैसे टेलीविजन आप क्या करते हो, कई साल तक इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारे होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। एक होता है सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल तो है लेकिन वो उतने साल तक नहीं चलेंगे, उसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा ही होता है। गुड्स विच कैन बी यूज फॉर लिमिटेड प्रोसेस पीरियड एट टाइम एट टर्म्स एज द सेमी ड्यूरेबल, जैसे क्लोथ, शूज, पैंट, इनकी लाइफ कितनी होती है, लगभग 1 साल 1.5 साल। तो ये गुड्स क्या कहलाते हैं, सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन आर नोन एज द ड्यूरेबल गुड, जिसको आप एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में कंज्यूम कर लेते हो वो नॉन ड्यूरेबल कहलाता है। जैसे मिल्क, ब्रेड, बटर, खाने पीने की जितनी भी वस्तु होते हैं वो इसके अंदर आती है। सर्विस रेफर टू नॉन मेटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। सर्विस क्या है, नॉन मेटेरियल गुड्स हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। एग्जांपल सर्विस ऑफ टीचर, बैंक, एक्सेट्रा, ठीक है। एक सर्विस का नाम बताओ जल्दी से। डॉक्टर, हाँ जी। और डॉक्टर ही, हाँ जी। अब देखो, आप डॉक्टर बताया, टीचर बताया, इंजीनियर बताया, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मोबाइल, वो भी तो सर्विस प्रोवाइडर है। आप बस में जाते हो तो सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है, बस घर पे खरीद उठा के ले आते हो। मेट्रो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस। और एक वर्ड में सभी आ जाते हैं, एक अगर आप वर्ड बोलते हो तो उसमें सभी आ जाते हैं। जो भी कोई जॉब कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर ही तो है। अच्छा, लोग ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है, एग्जांपल ऐसे ही देते हैं, कोई इंजीनियर बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता जो भी सर्विस कर रहा है, जो भी कहीं जॉब कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर ही तो है। वो क्या दे रहा है, अपनी सर्विस ही तो दे रहा है। वकील है, वो भी क्या है, सर्विस ही तो प्रोवाइडर करता है। तो वो सारे क्या होते हैं, सर्विस का पार्ट होते हैं। और किसी भी देश में सर्विस प्रोवाइडर का रोल बहुत बड़ा होता है। अधिकतर जो डेवलप कंट्री है उसमें जो नेशनल इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है वो कौन से सेक्टर से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है। हमारा देश पहले कैसा था, एग्रीकल्चर पे। इसका मतलब क्या था, कौन सी है, प्राइमरी सेक्टर में कुछ और बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग, ऐसे बोलते हैं ना। तो पहले हमारा देश अंडर डेवलप था, फिर उसने क्या करा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता गया। और आज की डेट में सबसे ज्यादा किस सेक्टर में काम हो रहा है, वो हो रहा है सर्विस सेक्टर में। आप यूएस से देखो या कोई भी डेवलप कंट्री देखो, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल सर्विस सेक्टर का होता है। और आज की डेट में सर्विस सेक्टर है। पहले गली गली के कोनों पे ब्यूटी पार्लर, टेलीविजन ठीक करने की दुकानें या नाइयों की दुकानें या इस तरीके की दुकानें थोड़ी होती थी। कई किलोमीटर दूर मिलती थी, कई मतलब 500 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिलती है। आज देखो हर गली में कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, हर गली में पार्लर खुला हुआ है, हर गली में कोई ना कोई सर्विस देने वाला बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या सोच रहे हो, अब आपके घरों में कोई एग्रीकल्चर करता है आपके? अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो ना, आप भी क्या करना चाहते हो, जॉब। आप भी, कोई कहता है मैं एग्रीकल्चर करूंगा आज की डेट में? शहरी इलाकों में तो कोई कहता ही नहीं। कोई कहता है, आप में से कोई कहता है मैं फैक्ट्री खोलूंगा? आपके पिताजी की फैक्ट्री है, वो क्या कहते हैं आपको, यार जॉब कर लियो, फैक्ट्री में तो टेंशन बहुत है, लेबर की टेंशन, ये वो अलग बात है कि पैसा बहुत आता है लेकिन टेंशन भी तो बहुत है। तो आज की डेट में आपके लोग क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, यार जॉब कर लियो, यूपीएससी क्लियर कर ले, कोई अच्छी एमएनसी में जॉब कर ले। इसका मतलब क्या है, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो सर्विस सेक्टर है, समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आया आपको? कैपिटल गुड्स के बारे में बताते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, कैपिटल गुड्स होते हैं। दूसरे तरीके से समझ लो, जो भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं अकाउंट्स के, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कैपिटल गुड्स। आप मशीनरी खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, कैपिटल गुड्स कहलाता है। 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, एक नेट इन्वेस्टमेंट होती है। नेट इन्वेस्टमेंट जब निकाली जाती है, कैसे निकालते हैं, जब नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ग्रॉस में से क्या माइनस कर दो, आपने 11th में भी पढ़ा था ना, ग्रॉस से हम नेट में जाते थे तो क्या माइनस करते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अब आप ऐसे समझो, समझने के लिए ऐसे समझो कि आपको ग्रॉस से नेट में जाना है ना, तो एक आइटम दिमाग में रखो, सिर्फ डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यह्रास होता है ना, कि चीजें घिसती जाती है। तो सिर्फ आप डेप्रिसिएशन रखो। अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है और नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या कर दो, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो।
तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने मशीनरी खरीदी, कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदा, तो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, मतलब वो कैपिटल स्टॉक आपका ऐड हो रहा है, लेकिन उसमें से भी आपको डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, वो बिफोर डेप्रिसिएशन है। लेकिन आपको अगर सपोज करो क्या निकालना है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से क्या माइनस कर दो, इन्वेस्टमेंट, तो आपका क्या निकल, सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन रेफर टू ए फॉलिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, मतलब जैसे जैसे आप कोई मशीनरी है उसे घिस रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो रही है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ कोई एक्सीडेंटल हो जाता है तो भी वैल्यू कम हो जाती है, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मतलब जो नई मशीनरी की वैल्यू, नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। तो सारे ये रीजन है। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा, इसमें ये नहीं पढ़ना कि रिटर्न डाउन वैल्यू होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा ही है। ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, और नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या करना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला जाता है, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी क्या कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता ही है, एक ही टैक्स चलता है आज की डेट में मार्केट, पहले तो बहुत सारे चलते थे, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज और क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। आज की डेट में कौन सा टैक्स चलता है, जोर से बोलो, GST। तो इनडायरेक्ट टैक्स GST आज की डेट में आपका मतलब, सब्सिडीज क्या है, जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देती है, क्या देती है, जैसे सिलेंडर पे छूट देती थी, पेट्रोल पे छूट देती थी, ऐसी कई सारी चीजों पे आपको सब्सिडी मिलती थी, तो वो क्या कहलाती है, सब्सिडीज कहलाती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो NIT निकालना है तो क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी माइनस कर दो। अगली चीज होती है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो आपने प्रोडक्शन करा ना उसकी कॉस्ट, और उसमें आप क्या करते हो, बेसिकली तो क्या होता है, प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ता है, लेकिन हमारे को इसमें प्रॉफिट को बता नहीं रखा, उसके अंदर ये बता रखा है कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर ही प्रॉफिट इंक्लूड है। लेकिन अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो उसमें NIT को प्लस कर दो, फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। फिर भी समझ लो, फैक्टर कॉस्ट रेफर टू द पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे एग्जांपल 500 रुपए इस फैक्टर कॉस्ट, मतलब 500 रुपए आपने लेबर को दिए, तो एक तरीके क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, मार्जिनल मार्केट प्राइस रेफर टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, मतलब जितने रुपए में आप मार्केट में सोल्ड करते हो वो क्या कहलाता है, आपका मार्केट। और मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में, दोबारा बोल रहा हूं, फैक्टर कॉस्ट में NIT को प्लस कर दो। ठीक है, अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है NFIA का। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब जो हम पढ़ेंगे NNPFC, जब डोमेस्टिक में NFIA को ऐड कर दोगे तभी क्या निकलेगी, आपकी नेशनल इनकम निकलेगी। अभी होता क्या है, इट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया तो हमारे को क्या मिला, रेंट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कैपिटल हमने लगाया, हमारे को प्राप्त हुआ। अब ऐसे पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना, उन्होंने भी हमारे देश में लगाया, तो जो उसका डिफरेंस होता है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, हमने जो दूसरे देशों में लगाया और दूसरे सारे देशों ने हमारे में लगाया, तो हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी मैक्रो लेवल पे, तो जो उसका डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे को इनकम हुई, फैक्टर इनकम हुई, कौन सी इनकम, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना, कौन सी इनकम को करना है, फैक्टर इनकम माइनस फैक्टर इनकम टू। ठीक है, समझ में आ गया। तो कंपोनेंट क्या है इसमें, नेट कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय भी होता है, मतलब जो हम एम्प्लॉयर को पेड करते हैं, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नेट रिटेन अर्निंग। इस तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम का दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम तीसरा चैप्टर चालू करेंगे। नेशनल इनकम का थर्ड चैप्टर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है,
क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, तो बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको डोमेस्टिक और ग्रॉस का फर्क यही चैप्टर बचाएगा कि किसमें हम नेशनल इनकम निकाल लें, किसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल लें, किसमें नेट डोमेस्टिक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए पहली चीज समझिए, जीडीपी एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक एट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। It refer to gross market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a year। मतलब एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, क्या एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है उसकी बाजार कीमत को सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोला जाता है। क्या लिखा है? इट रेफर टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू of final goods and services produced within a domestic territory of a country is called gross domestic product। ठीक है, समझ में आया आपको? ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज मेड फॉर डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस का मतलब क्या है कि इसका मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन अभी इसमें से हटाया नहीं है। ये जो वैल्यू आ रही है ये नेट नहीं आ रही, इसमें अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? डोमेस्टिक इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट इंक्लूड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एमपी का मतलब क्या है? एमपी का मतलब मार्केट प्राइस है। सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड, शो दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इसमें आपके टैक्स इंक्लूड है। बेसिकली जीडीपी एमपी में एनआईटी इंक्लूड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्ट, जैसे एनआईटी निकालते थे ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, मतलब जो फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे पहुंचे हैं, तो मार्केट प्राइस में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है और सारी सब्सिडीज उसमें से एक्सक्लूड है। तो इस तरीके से आपका क्या निकलता है? जीडीपी एमपी निकलता है, ठीक है। तो जीडीपी एफसी का मतलब क्या है? देखो एफसी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है ये? एफसी सीधा सीधा समझ में आता है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी उसमें सिर्फ फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि मार्केट प्राइस कब आएगा? जब हम उसमें एनआईटी को प्लस करेंगे। और एनआईटी का क्या फार्मूला होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मतलब अभी हमने लैंड लगाया, लेबर लगाया, कैपिटल लगाया, एंटरप्रेन्योर लगाया, सिर्फ उसी की कॉस्ट निकल रही है प्रोडक्शन में, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिक। अब आप ऐसे समझो जैसे आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज का, तो इन चार चीजों पे तो चलता नहीं प्रोडक्शन, तो बहुत सारी चीजों पे चलता है। तो आप दिमाग में रखो कि फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हो, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बना है उसकी कॉस्ट निकाल रहे हो। अब जब उसमें क्या कर देते हो? टैक्स को इंक्लूड कर देते हो, तो प्रोडक्ट का क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस। और लेमन लैंग्वेज में समझ लो, आपने प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए का बना, कॉस्ट उसकी 100 रुपए आई, तो 100 रुपए में थोड़ी बेचोगे, तो क्या करोगे? उसमें प्रॉफिट भी ऐड करोगे और उसमें क्या ऐड करोगे? एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड करोगे। तो उसके बाद क्या निकलता है? प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस निकलता है। सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट में जीएसटी प्लस कर दोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दोगे, क्योंकि तो उससे आपको फायदा थोड़ी हो रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो किसका है? गवर्नमेंट का है। तो आपको क्या मिला? तो इसका मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड है, उसमें आप क्या ऐड करोगे? एनआईटी प्लस करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो इट रेफर टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब जीडीपी एफसी निकालना है तो जीडीपी एमपी में से क्या माइनस कर दो? एनआईटी माइनस कर दो। और जीडीपी एमपी निकालना है तो जीडीपी एफसी में एनआईटी को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। प्लस कर दोगे, माइनस नहीं करोगे, ठीक है। अगली चीज है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अच्छा देखो, ग्रॉस की डेफिनेशन देखो, अगर पेपर में लिखने की आई तो नेट की, ये सारी लाइन सेम है। इट रेफर टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। सिर्फ फर्क क्या है? नेट मार्केट वैल्यू। क्या लिखना है? सबकी डेफिनेशन एक जैसी है, किसी में नेट लिखना है, किसी में ग्रॉस मनी लिखना है, बाकी सारी चीजें वैसी है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इट रेफर टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। एनडीपी एमपी निकालना है, मतलब क्या निकालना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। तो आपको पहले भी बताया था, जीडीपी एमपी में से क्या माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, अब फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक। तो क्या करो? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की वैल्यू को क्या कर दोगे? एक तरीके से समझाने के लिए प्लस कर दोगे, तो क्या हो जाता है हमारा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या लिखा है?
इट रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, जीडीपीएफसी में से एक तो एनआईटी माइनस करना है और क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, एनडीपीएफसी निकल जाए। क्लियर है, पक्का। चलो जी अगला निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब जब ग्रॉस नेशनल, तो आप नेशनल इनकम के किस पे पहुंच रहे हो, पार्ट पे पहुंच रहे हो, ठीक है। इट रेफर टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ ये लिखना है, बाकी डेफिनेशन देखो। इट रेफर टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। अब इसमें दो लाइन जुड़ गई, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ग्रॉस में क्या है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, और क्या करना है, नॉर्मल रेजिडेंट को इंक्लूड करना है। नॉर्मल रेजिडेंट पता है ना कौन सा होता है, कौन सा होता है, जो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, एक्युमुलेशन परचेज वगैरह वो सारे हमारे देश में ही कर रहा हो, वो नॉर्मल रेजिडेंट होता है। अगर कोई सिटीजन है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा, अगर वो यहाँ पे रह रहा है। कोई सिटीजन इस देश का हो सकता है लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट होगा नहीं होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप इस देश के पैदा हुए, सिटीजन हो गए, अब आप कहीं चले गए, 5 साल से बाहर ही रह रहे हो, तो आप इस देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहोगे। ऐसे इनकम टैक्स में पढ़ाया जाता है और ऐसा इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है। जीएनपी एमपी क्या है, जीडीपी एमपी में एनएफआई ऐड कर दो, आपको लास्ट क्लास में सब कुछ बता रखा है, जब पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें सारा लिखा हुआ है। तो जीडीपी एमपी में एनएफआई ऐड कर दो। फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपीएफसी। इट रेफर टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। क्या, जब ग्रॉस में लिखोगे तो ये वर्ड जरूर लिखना, क्या, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जीएनपीएफसी कैसे निकलेगा, जब जीएनपी एमपी में से क्या माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, एनआईटी माइनस कर दो। फिर हम निकालेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यही आपको समझना है, क्योंकि ये जो एनएनपी एमपी है ना, इसी को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछे 1 नंबर में आ गया एनएनपीएफसी इज व्हाट, तो आप क्या लिखोगे, नेशनल इनकम। ठीक है, ठीक है ना। इट रेफर टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एनएनपी एमपी क्या होता है, जब जीएनपी एमपी में से क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट निकाल रहे हो ना, तो जीडीपी में से क्या, जीएनपी में से क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन। अब हमारे को पढ़ना ही है क्या, एनएनपीएफसी, यही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है, और इसी के बारे में हमारे को सबसे ज्यादा पढ़ना है। इट रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इसका फार्मूला एनएनपीएफसी, जीएनपीएमपी माइनस एनआईटी और माइनस डेप्रिसिएशन। आप याद रखना, एनएनपीएफसी किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझा रखा है डायग्राम के थ्रू, क्या कर रखा है हमने, जीडीपी एमपी लिया सबसे पहले, उसमें से माइनस कर दिया क्या, एनआईटी, तो क्या आ गया, जीडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन माइनस करा तो क्या आ गया, एनडीपीएफसी में प्लस करा डेप्रिसिएशन तो क्या हो गया, और एनडीपी एमपी में एनआईटी को प्लस करा तो क्या हो गया। तो आप इसे ऐसे करो या इसको ऐसे करो, कैसे भी कर लो, आपको ये चीज याद रखनी है। ये याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे, और अगर ये याद नहीं रहा तो भूलने के चांस सबसे ज्यादा है। ऐसे ही नेशनल का बना रखा है, जीएनपी एमपी है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करोगे, फिर माइनस करो एनआईटी। वैसे स्टार्टिंग कैसे करो, जीएनपीएफसी, उसमें एनआईटी प्लस एनआईटी माइनस, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ जाता है, या ऐसे ही समझो, जीएनपीएमपी माइनस एनआईटी, जीएनपीएफसी आ गया माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपीएफसी आ गया प्लस डेप्रिसिएशन, एनएनपीएमपी हो गया प्लस एनआईटी, जीएनपीएमपी आ गया। पहुंचना हमारे को यहाँ पे है बेसिक। ठीक है, तो आप अच्छे से इस चैप्टर को समझिए, अच्छे से देखिए, इसके ऊपर 4-5 नंबर का या आगे वाले चैप्टर भी डिपेंड करेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, पेपर में आपके इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा और इससे रिलेटेड बहुत कुछ आएगा, तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से करिए। देखिए, नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ठीक है, एक एक करके तीनों जो मेथड है उनको ध्यान से समझेंगे। वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है, वैल्यू एडिड मेथड रेफर टू एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय ए फर्म। मतलब क्या है,
वैल्यू एडिड मेथड रेफर टू एडिशन ऑफ वैल्यू, मतलब आप वैल्यू में कुछ एडिशन कर रहे हो, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो नेचुरल सी बात है कुछ ना कुछ एडिशन करोगे बाई ए फर्म बाई विर्च्यू ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। मतलब आप कोई रॉ मटेरियल है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, किसके थ्रू, इसके थ्रू, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के थ्रू। तो वैल्यू एडिड का फार्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ एडिड निकालने के लिए, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन को जब आप माइनस कर दोगे आउटपुट में से, तो क्या आती है वैल्यू एडिड निकलती है। क्या वैल्यू एडिड कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करोगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन। आपको पिछली क्लास में बता सकता है, आप देख सकते हैं। तो जब आप इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिड आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट और नॉट सेपरेटली इंक्लूड, इंपोर्ट को अलग से इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जब हम सेल करते हैं ना तो उसमें ऑलरेडी इंपोर्ट इंक्लूड होता है, ठीक है ना। सॉरी, इंपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, ये यार रोक दे एक बार इसे, ठीक है। इंपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, क्यों ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन, इंटरमीडिएट कंजप्शन की जो वैल्यू दे रखी होती है ना उसमें इंपोर्ट ऑलरेडी क्या होता है, इंक्लूड होता है। इज गिवन द इंपोर्ट आर इंक्लूडेड सेपरेटली एज इंपोर्ट। अब क्वेश्चन दे रखा है उसमें इंपोर्ट अलग से लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको इंक्लूड करोगे। जैसे डोमेस्टिक गुड्स लिखा हुआ है और इंपोर्ट, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स लिखा हुआ है, मतलब डोमेस्टिकली हम परचेज कर रहे हैं, और इंपोर्ट अलग से लिखा हुआ है, तो आप दोनों को इंक्लूड कर दोगे। लेकिन सिर्फ यही लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आप ये मान के चलोगे कि इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर इंपोर्ट इंक्लूड होगा, इंपोर्ट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है क्या, कैसे है, इट रेफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग ए 1 ईयर। मतलब अगर आप एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को निकालते हो तो वो क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फार्मूला होता है, सेल्स पर प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। जितनी आप सेल्स कर रहे हो और प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजप्शन के लिए, क्या कर रहे हो, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा और सेल्फ कंजप्शन के लिए उसे यूज कर रहे हो, तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का इंक्लूड होगा, पार्ट होगा। तो स्टेप क्या इंक्लूड है, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्टिव यूनिट, फिर एस्टिमेट जीडीपी निकालोगे एमपी पे, फिर कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं, जब जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, फिर एनएफआई को प्लस कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। अब इसको यहां से भी देख सकते हो, जो भी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, आपको पता ही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है, तीनों को ऐड करोगे, जब तीनों को ऐड करोगे तो आएगा जीडीपी एमपी। क्या आएगा, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस, तो आ जाएगा डेप्रिसिएशन 90 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम, मतलब एनडीपीएफसी। और जब एनडीपीएफसी में आप एनएफआईओ को प्लस कर देते हो तो क्या निकलता है, नेशनल इनकम। और यही हमारे को निकालना है, जिसको एनएनपीएफसी भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो प्रिकॉशन क्या है वैल्यू एडिड मेथड की, मतलब किन चीजों को आपका ध्यान रखना है जब वैल्यू एडिड मेथड से आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड नेशनल इनकम, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता, क्योंकि जिस साल हमने वो गुड्स बनाया है वो उसी साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया, तो आप उसे दोबारा से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ कौन से गुड्स इंक्लूड होंगे, फाइनल गुड्स, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब सेकेंड हैंड गुड्स को जो आप खरीदते हो बेचते हो, इस साल खरीदा बेचा है, वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जिस साल में वो बना होगा और बिका होगा तो वो उस साल की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो नेशनल इनकम में जो सेकेंड हैंड गुड्स को खरीद और बेच रहे हो उसको इंक्लूड नहीं करो। क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। देखिए, सर्विस को सेल्फ कंजप्शन के लिए जब हम करते हैं, सर्विस देते हैं अपने घर पे देते हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्विस की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी XYZ कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। कोई टीचर अपने घर में बच्चे को पढ़ा रहा है अपने, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि उसमें इमोशंस भी होंगे और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, तो उसको आप कैलकुलेट नहीं करोगे नेशनल इनकम में। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये सर्विस नहीं है, ये गुड्स है, ठीक है। अगर आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो उसको क्या करोगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। कि गुड्स को हमारे को क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखो गुड्स हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। अब हमने खुद बनाया तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं,
लेकिन अगर हम खुद कंज्यूम नहीं करते तो उसे मार्केट में बेचते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो, सेल्फ कंजप्शन के लिए बना रहे हो, तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शैल बी इंक्लूडेड, मतलब क्या है इसका कि अगर आप अपने मकान में रह रहे हो तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने मकान में रह रहे हो तो आपका पैसा बच रहा है। अगर अपने मकान में नहीं रहते तो किराया देना पड़ता, तो किराए का पैसा बेसिकली एक तरीके से आपको बच रहा है ना, और जो बच रहा है उससे आप गुड्स और सर्विस को परचेज कर रहे हो, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करा जाता है। चेंज स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड, चेंज स्टॉक इंक्लूड होता है, और सेल एंड परचेज ऑफ शेयर बॉन्ड एंड डिबेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये शेयर ऑफ परचेज, शेयर ऑफ डिबेंचर, शेयर्स वगैरह इसको क्यों इंक्लूड नहीं करा जाता? क्योंकि ऐसा लिखा है कि इट इज ओनली मेयर पेपर क्लेम, तो इसमें किसी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें इसको इंक्लूड नहीं करा जाता। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, जो सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड गुड्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, लेकिन उस पर अगर कोई कमीशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, अगर उस पर कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। वैसे मैंने आपको पहले बता रखी है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज व्हेन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो इंक्लूडिंग अलोंग विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। अब आप इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू को इंक्लूड करो, फाइनल की भी, तो आपके सामने क्या आ जाएगी? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब एक एक चीज के दो बार रेट लग रहे हैं एक तरीके से, आप ऐसे समझो। डबल काउंटिंग रेफर टू काउंटिंग ऑफ आउटपुट मेयर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हर स्टेज में कुछ ना कुछ आप वैल्यू एडिट करते रहते हो। अब इंटरमीडिएट भी करोगे और क्या करोगे, फाइनल गुड्स की भी करोगे, तो उसमें क्या होगा, जो वैल्यू आएगी ना नेशनल इनकम की या प्रोडक्ट की आएगी, वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। जबकि हमारे को सिर्फ कौन सी करनी पड़ती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, हम यही तो कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये पहला मेथड यहाँ पे खत्म होता है। अब डायरेक्ट इनकम मेथड की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल इनकम दैट एक्रू टू द फैक्टर प्रोडक्शन, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाने से जो भी हमारे को इनकम होती है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट। सीधा सीधा समझिए कि हमारे को जो जो इनकम होती है, फैक्टर इनकम होती है, उन सबको इंक्लूड कर दो तो हमारा इनकम मेथड आ जाता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जरा देखिए। कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, एक तो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या होता है, मतलब कंपनसेशन एम्प्लॉय, मतलब आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है, उसको आप कोई भी सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, कोई भी फैसिलिटी दे रहे हो, इट इज द पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए बेसिकली क्या समझाता है, हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस देते हैं, इट इज कंपनसेशन एम्प्लॉय। लेकिन आप ऐसे समझिए कि मेरे यहाँ पे कोई लेबर काम कर रही है या कोई सैलरीड पर्सन काम कर रहा है, मेरी कंपनी या मेरी फर्म के द्वारा जो उसे दिया जाएगा वो सारा ही सैलरी होगा या सारा ही वेजेस होगा, मतलब वो सारा ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होगा। जैसे उसका बर्थडे आया, मैंने उसको गिफ्ट दिया। अब मैंने उसको गिफ्ट क्यों दिया है, क्योंकि मेरी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो भी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। ठीक है, उसकी एनिवर्सरी आई, गिफ्ट दिया उसको, वो भी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसको बोनस दिया दिवाली पे, वो भी क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। उसका हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया, मेडिकल करा दिया, कंपनी पैसे दे रही है, वो भी क्या है, कंपनी। तो जो भी उसको दिया जाएगा कंपनी के द्वारा या फर्म के द्वारा, सब चीजें क्या होगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होगी। ठीक है, आप ध्यान रखा, देखो यहाँ पे लिखा भी है वेज इन सैलरी इन कैश, और दूसरी लिखा है वेज इन सैलरी इन काइंड। जैसे परक्विजिट देते हैं, अलाउंसेस देते हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, इसी का पार्ट होती है, वेजेस इन सैलरी इन काइंड। देखो अलाउंस में और परक्विजिट में क्या फर्क होता है, अलाउंस में हम क्या देते हैं, कैश देते हैं। ठीक है, और परक्विजिट में क्या देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। जैसे मैं आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ भाई, आने जाने के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, अपने आप आओ, जैसे मर्जी आना है, तो वो अलाउंस है। अब मैंने आपके लिए कैब भेज दी, उठाते हैं ना लोगों घर से, तो वो क्या एक तरीके का परक्विजिट है। तो ये फर्क होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आपका इंश्योरेंस करा दिया, मेडिकल करा दिया, ESI करा दी, तो ये सारी चीजें सोशल सिक्योरिटी स्कीम का पार्ट होती है। दूसरी चीज होती है रेंट। रेंट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम अराइज व्हेन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है और उसका आपको रेंट मिलता है, तो भी इनकम मेथड में कैलकुलेट होगा, क्योंकि रेंट क्या होती है, हमारे लिए इनकम होती है। और रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी रेफर टू इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग और सब सोइल एसेट्स। अगर हमने कोई एसेट्स है, सब सोइल मतलब मिट्टी, जमीन से कुछ निकल रहा है, उसका अधिकार किसी को दे दिया, उसके बदले में हमारे को क्या मिलती है, रॉयल्टी मिलती है, तो वो भी क्या होता है, हमारी इनकम हो रही है। तो हमारे को बेसिकली करना क्या है, क्या करना है, सारी इनकम को क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है, अगली चीज है इंटरेस्ट। इट रेफर टू अमाउंट रिसीव्ड बाय लैंडिंग फंड टू ए प्रोडक्टिव यूनिट। अगर हम किसी प्रोडक्टिव यूनिट को
फंड प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस। अगर हमने कोई लोन ले रखा है गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ने किसी से ले रखा है, किसी फाइनेंशियल सेक्टर से ले रखा है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा वो उस पर इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके लिए कंजप्शन प्रोसेस के लिए ध्यान रखना। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी क्या होता है, किसका पार्ट होता है, इनकम का पार्ट होता है। प्रॉफिट इज द रेंडर ऑफ द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो मैं पैसा लगाता हूँ, किस लिए लगाया बिजनेस में पैसा, प्रॉफिट के लिए, तो वो इनकम है ना, इसलिए वो इसका पार्ट है। अब प्रॉफिट को 3 पार्ट में बांट रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो फर्म ने या कंपनी ने पूरे साल में इनकम जनरेट करी उसके ऊपर टैक्स दिया, इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। डिविडेंड क्या होता है, जो आप शेयर्स खरीदते हो, क्या खरीदते हो, कंपनी उसके ऊपर देती है आपको इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। और रिटेन अर्निंग, अब हमारे को इनकम हुई, किसी फर्म को, कंपनी को इनकम हुई, उसने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, उसने उसको क्या दे दिया, रिटेन्ड क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया। तो उसके बाद भी कंपनी के पास पैसा बचा होगा ना, हो सकता है कंपनी का पैसा बचा हो, तो जो बचा होता है उसको क्या बोला जाता है, रिटेन्ड अर्निंग बोली जाती है। इट इज द कैप्ड एज रिजर्व टू बी अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसी ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेशन। कंपनी अपने पास रखती है पैसा, क्योंकि अगर बिजनेस के साथ किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाए, कोई कॉन्टीजेंसी हो जाए, तो इस पैसे से उसको कवर करा जाता है। और कंपनी काम किसके लिए करती है, बोलो, प्रॉफिट के लिए। ठीक है ना, तो प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा, इनकम मेथड से निकाल रहे हो, प्रॉफिट नहीं दे रखा, और ये 3 चीजें दे रखी है, तो इन 3 चीजों को आपस में प्लस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, आपको समझ में आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स होता है डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। 5वीं चीज होती है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम क्या होती है, इट इज द इनकम जनरेटेड बाई ओन अकाउंट वर्कर लाइक फार्मर, barber etc and incorporated enterprise, retail trader, small shopkeeper etc arise from प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि मैंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है, ठीक है ना, अब मैं कहीं पे जॉब करता तो मेरे को क्या मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलता। अब लेकिन मैंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है, अब जगह किसकी है, जगह मेरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एज ए टीचर कौन पढ़ा रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, एक तरीके से झाड़ू भी मैं लगा रहा हूँ, पोछा भी मैं लगा रहा हूँ, कोई टूट फूट हो जाती है तो जितना मेरे से ठीक होता है मैं ठीक करता हूँ, मतलब सारे काम मैं ही कर रहा हूँ। लैंड भी मेरा, लेबर भी मेरी, कैपिटल भी मैंने लगा रखी है, बिजनेस का मालिक भी मैं ही हूँ, एंटरप्रेन्योर। तो मुझे जब इनकम हुई तो मुझे कौन से, इसमें से कौन से पार्ट से हुई मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो बेसिकली इस तरीके की जो इनकम होती है, जो हम ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बिजनेस खोल के बैठे होते हैं, तो इस तरीके की इनकम कौन सी होती है, मिक्स इनकम होती है। क्योंकि इस इनकम के अंदर हम ये नहीं पता कर सकते कि हमारे को कौन से पार्ट से, मेरे को कैसे पता चलेगा कंपनसेशन एम्प्लॉय से मुझे कितनी इनकम हो रही है, मुझे कोई सैलरी थोड़ी दे रहा है, या मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहा कोई, या रेंट नहीं दे रहा, बिजनेस में सारी चीज आ रही है, तो वो सारी क्या हो जाएगी, मिक्स इनकम। हो सकता है मैंने किसी को लोन दे रखा हो बिजनेस, तो मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा हो, लेकिन उसको मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो हम जैसे लोग जो ऐसे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना कोई बिजनेस खोल लेते हैं, तो जो इनको इनकम मिलती है वो कौन सी इनकम कहलाती है, मिक्स इनकम। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसमें स्टेप ऑफ इनकम मेथड। ठीक है, अब आपको इनकम मेथड बताया था, तो क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाइड और क्लासीफाई करना है प्रोडक्टिव यूनिट को, कि प्रोडक्टिव यूनिट कौन कौन सी है। फिर एस्टिमेट करना है फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे जो इनकम होती है। फिर कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम। तो कैसे करेंगे, सीओई, कंपनसेशन एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इनकम, इन सारी इनकम को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कैसे निकालते हैं, कंपनसेशन एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम को प्लस कर दोगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एनडीपीएफसी आ जाएगी, मतलब डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। और इसमें सिर्फ क्या कर दोगे, एनएफआई को ऐड कर दोगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, नेशनल इनकम। ठीक है, एनएनपीएफसी क्या होता है, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। ठीक है, प्रिकॉशन क्या इनकम मेथड में, जो प्रिकॉशन वैल्यू एडेड मेथड में थी लगभग वही प्रिकॉशन किसके अंदर है, इनकम मेथड में है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, मतलब जो ट्रांसफर इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ओल्ड एज पेंशन जो आपको पॉकेट मनी मिलती है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, अगर आप सेकंड हैंड गुड्स को बेचते हो तो उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे। परंतु क्या, अगर उस पर कोई कमीशन दिया जाता है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड
होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड एंड डिवेंचर विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आप शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर को खरीदते हो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो मेयर पेपर क्लेम्स माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं होती। विंडफॉल गेन आर नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन समझते हो? कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। हॉर्स रेस, ये सारी क्या होती है? विंडफॉल गेन्स होती है। लॉटरी लग गई, खेली है लॉटरी? खेली है? नहीं खेली आपने, लॉटरी अलाउड नहीं है दिल्ली में, ठीक है ना? ठीक है, तो इंक्लूड नहीं होती। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। क्या लिखा है? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस, जो सर्विस की वैल्यू होती है, ठीक है, विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, तो वो इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि हम सर्विस की वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जो हम अपने घर पे सर्विस देते हैं वो इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। पेमेंट आउट ऑफ पास सेविंग, ये इसमें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? अब देखो, आपने क्या पढ़ा? वैल्यू एडिड मेथड पढ़ा। सारे आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या कर दो? माइनस कर दो। फिर आपने इनकम मेथड पढ़ा, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी इनकम को क्या कर दो? फैक्टर इनकम को आपस में प्लस कर दो। ऐसी एक्सपेंडिचर मेथड है, जितने भी एक्सपेंडिचर आप करते हो उनको क्या कर दो? प्लस कर दो। एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं ये देखते हैं। इट मीन्स द नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरनर। चाहे हाउस होल्ड कर रहा है एक्सपेंडिचर, चाहे बिजनेस फर्म कर रही है, चाहे कंपनी कर रही है, चाहे गवर्नमेंट कर रही है, चाहे फॉरनर कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है देश के अंदर, उसको क्या कर दो? इंक्लूड कर दो। तो आपका क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड से निकल जाएगा। क्या लिखा है? सिग्मा फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, मतलब जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे हम बेच रहे हैं ना, तो लोगों का एक्सपेंडिचर ही होगा। तो क्या कह रहा है? फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, ठीक है। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? कौन से कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड के? पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे पीएफसीई बोलते हैं। इट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, हम जैसे हाउस होल्ड, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सेविंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज दैट ड्यूरेबल एक्सेप्ट हाउसेज, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विस। जो भी हम खर्च करते हैं, चाहे फर्म कर रही है, चाहे गवर्नमेंट कर रही है, चाहे हाउस होल्ड कर रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट हाउसेज। ये अगले वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा। तो जो भी हम खर्च करते हैं ना, बेसिकली वो क्या कहलाता है? हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी खर्च करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा होता है वो भी होता है। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन। गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर पे पैसा खर्चती है, लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस वगैरह पे पैसा खर्च करती है, बाहर से भी प्रोडक्ट बनाती, खरीदती है, खुद भी बनाती है, तो उसमें जो खर्च होता है वो भी, क्योंकि हम मैक्रो पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे को किसी इंडिविजुअल के बारे में तो पढ़ना नहीं, हमारे को पढ़ना है पूरे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। रेफर टू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, जो आप अपनी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक अर्थात फिक्स एसेट्स को खरीदते हो, मशीनरी, बिल्डिंग, फ्लाईओवर वगैरह बनाते हो, वो सारे इसके अंदर आता है। इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोडक्टिव यूनिट, जो भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसका पार्ट है एक तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, मतलब जो हम फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। मतलब आप ये देखो, इसके ही दो पार्ट है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है? इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय परचेज ऑफ फिक्स एसेट। इसमें क्या चीज आती है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई बिजनेस खरीदा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई घर बनाया है, कोई फ्लाईओवर बनाया है, चाहे गवर्नमेंट ने बनाया, चाहे हमने बनाया, वो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक पे पैसा खर्च होता है, पार्क बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनती है, उस पर जो पैसा खर्च होता है वो इसके अंदर आता है। और उसका दूसरा पार्ट है क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का मतलब समझते हो ना क्या होता है? इन्वेंट्री का बेसिक मतलब क्या होता है? स्टॉक होता है बेसिकली। इट रेफर टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर। जो भी उसके पास, प्रोड्यूसर के पास फिनिश गुड्स होगा, सेमी फिनिश गुड्स होगा या आउटपुट होगा, उसका सबका स्टॉक क्या कहलाता है? इन्वेंट्री। क्लोज इन्वेंट्री निकालनी है, चेंज इन्वेंट्री, तो कैसे निकलता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट पता है ना आपको क्या होता है? जो भी हम माल बाहर के देशों में बेचते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाता है, और जो भी माल हम बाहर के देशों से खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? इंपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक्सपोर्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय फॉरनर ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो फॉरनर हमारे यहाँ से डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको खरीदते हैं, वो एक्सपोर्ट कहलाता है।
रेफर टू इम्पोर्ट, रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट ऑन परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर कौन कौन से स्टेप हैं? पहले करो इकोनॉमिक, आइडेंटिफाई इकोनॉमिक यूनिट को जिसमें हम फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फिर क्लासिफिकेशन करना है, फिर डोमेस्टिक इनकम को इंक्लूड करना है, फिर एस्टिमेट करना है एनएनपीएफसी। तो इसका फार्मूला क्या है? सारी इनकम को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इन सबको प्लस करोगे तो आ जाएगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस करोगे तो आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम अर्थात एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा एनएनपीएफसी। और एनएनपीएफसी को ही क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम बोला जाता है। तो आप देखोगे कि मैंने आपको तीनों मेथड, चाहे वैल्यू एडेड मेथड हो, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम उसका कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है।